नमस्कार दोस्तों फिर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और जो वीडियो है ना, मेरे लिए बहुत खुशखबरी है। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे जो क्वेरी आती है उसमें एक क्वेरी ये आती है कि सर हमें इंटरनेशनल फंडिंग लेनी है। और इंटरनेशनल फंडिंग के लिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन बताया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का। पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है। अगर आपको इंटरनेशनल डोनेशन लेना है इन काइंड कैश और इन काइंड और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको एक FCRA का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। और वो FCRA का रजिस्ट्रेशन बहुत टिपिकल होता है। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आई और उनमें लोगों को क्या प्रिजम्पशन बन गई कि सर गवर्नमेंट ने तो FCRA देना बंद कर रखा है, आप कैसे कहते हैं कि FCRA हो जाएगा। तो ऐसा एक व्यू बना और काफ़ी सारे लोगों का ये व्यू बना हुआ है। आज के वीडियो के हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव। कल मेरे एक क्लाइंट का FCRA हुआ है। रियली में FCRA एक टिपिकल रजिस्ट्रेशन है, लेकिन गवर्नमेंट उसे नहीं दे रही, ये प्रिजम्पशन बिल्कुल गलत है। किन सिचुएशन में हुआ, कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ, मैं आपको क्यों नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपका बिलीव बने। गवर्नमेंट जो करती है वो अच्छे के लिए करती है। आप गवर्नमेंट का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई एक्ट है इंडिया में वो इंप्लीमेंट ना हो और वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अगर FCRA एक्ट है तो गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल देती है, लेकिन हाँ, पहले जब आपके व्यू बना उससे पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, चेक नहीं करती थी, और इसलिए फंड जो बाहर से आता था वो मिस यूटिलाइजेशन होता था और कंट्री के अगेंस्ट यूज होता था। गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया और अच्छी तरह से एक्शन लेके उसे सही डायरेक्शन से उसके लिए प्रोसेस किया। तो दोस्तों आज मैं इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ। कल ही मेरे एक क्लाइंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं और बहुत बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है, लेकिन उनका मैंने FCRA मिला और आई कांग्रेचुलेशन टू माई क्लाइंट, आई कांग्रेचुलेशन माई सेल्फ कि हाँ, हमारा जो प्रिजम्पशन है और जो मेरा उद्देश्य है कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, कितने लेटर आए, हमने कैसे जवाब दिया, उससे आपको कुछ भी लर्निंग मिल जाए, ये मेरा उद्देश्य है। और आपका ये बिलीफ हटे कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, FCRA नहीं देती। गवर्नमेंट देती है, सही NGO को देती है, सही पर्पस के हिसाब से देती है। आप अपना प्रेजेंटेशन करो तो अच्छे चांस होते हैं। IB की इंक्वायरी भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अच्छी तरह से उसे करा क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर तरीके से अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन हुआ। दोस्तों ये है मेरे क्लाइंट जिन्होंने एप्लीकेशन हमने लगाई थी इसकी अप्रैल में, और आज 30 सितंबर से पहले, क्योंकि FCRA का जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है उसमें 3 से 6 महीने का टाइम लग ही जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो हमने अप्रैल में एप्लीकेशन लगाई, ये मैंने एप्लीकेशन लगाई है। मैं क्लाइंट का नाम और जगह का लोकेशन नहीं बताऊंगा, ये प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है किसी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन मेरा पर्पस इस वीडियो के लिए ये है कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देके आपको मोटिवेट कर सकूं। आपको एक जो गलत बिलीव है कि गवर्नमेंट नहीं दे रही, गवर्नमेंट जानबूझ के FCRA कैंसिल कर रही है, वो बिलीव चेंज हो और आप अपनी वर्किंग अच्छी तरह से कर पाएं, सिस्टमैटिकल कर पाएं, एज पर लॉ कर पाएं, और आप इस रजिस्ट्रेशन को भी ले सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये मैंने लगाई थी अप्रैल में। उसके बाद उनका जब एप्लीकेशन को प्रोसेस किया तो उनको 30 मई में, यानी कि विद इन द 2 मंथ, उनका ये नोटिस भी आ गया और उसमें काफ़ी सारे उन्होंने हमारे से क्वेश्चंस पूछे। काफ़ी सारा नंबर है, ये 1 2 3 पेज के क्वेश्चन है जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए, एक एक हमने आंसर दिया। कुछ पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप इन्हें केयर करें, लगाने से पहले आप इनकी केयर करें, क्योंकि आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले जो आप ऑडिट रिपोर्ट लगाते हैं, मैंने आपको बताया था FCRA में 3 साल की जो ऑडिट रिपोर्ट आप लगाएंगे वो प्रॉपर दिखने में हो, बिल्कुल क्लियर हो। कितनी ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट कर देते हैं वो दिखाई नहीं देती, तो भाई साहब वो गवर्नमेंट परेशान हो जाती है कि इसमें हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये वाला इसमें पॉइंट था। फाइनेंशियल ईयर, ईच फाइनेंशियल ईयर की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, और क्या एक्टिविटी वाइज जो आपका फाइनेंशियल जो ऑडिट हुआ है वो एक्टिविटी वाइज हो। जनरलाइज ना करें, कॉमन हाइड ना करें इन्फॉर्मेशन को। जितनी एक्टिविटी को आप प्रॉपर्ली दिखा सकते हैं वो प्रॉपर्ली आप उसे दिखाएं। तो पहले पॉइंट में यही कुछ क्वेश्चन थे कि आपकी जो रिपोर्ट है एलिजिबल है, यस और नो। क्या आपके फाइनेंशियल ईयर सेपरेटली फाइनेंशियल की ऑडिट रिपोर्ट लगा रखी है? क्या आपकी एक्टिविटी जो दिखा रखी है वो स्पेसिफिक है या नहीं है? क्या एक्सपेंडिचर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है या नहीं है? बहुत माइन्यूट एनालिसिस करा उन्होंने। और पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने पूछा कि भाई जो देखो कहाँ कितने कितने लोग क्या करते हैं, जब फाइनल अकाउंट सबमिट करते हैं 3 साल के तो उसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट नहीं लगाते, है ना। ये आपका एक रिजेक्शन का ग्राउंड बन सकता है। तो इन्होंने स्पेशल कहा कि आप अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट तीनों लगाने हैं। आप अपनी NGO में देखना, जो मुझे लोग सुन रहे हैं, आपके जो कंसल्टेंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के नहीं देते होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना देते होंगे, लेकिन FCRA डिपार्टमेंट आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट भी मांगेगा। कितने लोग ऐसी गलती करते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जब ऑडिट होते हैं ना उसमें UDI नंबर नहीं लगा रखा उन्होंने। तो UDI नंबर बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियरिटी हो। जब तक आपने अपनी बैलेंस शीट पे UDI नंबर नहीं होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, उसकी कोई भी वैलिड नहीं है और आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने मेंशन नहीं करा। तो ये चीज़ इसमें पूछी गई थी। एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया ही है कि बिल्कुल आप स्पेसिफिक लिखेंगे। चीफ फंक्शनरी, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन पॉइंट था जब हमने ये पहला लेटर रिसीव करा। जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, चीफ फंक्शनरी के एक एक डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए।
प्रॉपर सिग्नेचर। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उनसे सिग्नेचर नहीं है तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं दर्शाता और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जितने भी ऑफिस बिहेवियर हैं उनके काफ़ी सारे एफिडेविट जाते हैं एनेक्सर में लग के, तो जितने भी ऑफिस बिहेवियर हैं उनके आप नोटराइज करा के अपने एफिडेविट दीजिएगा। एफिडेविट क्या होते हैं, कैसे होता है, वो दिस इज द डिटेल, लेकिन एफिडेविट बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। दोस्तों ऑफिस बिहेवियर कौन होते हैं या आपका जो चीफ फंक्शनरी है वो कौन होता है, ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। आपको आपकी सोसाइटी में 5-7 की गवर्निंग बॉडी है तो चीफ फंक्शनरी कौन होगा, किसे डिक्लेयर कर रखा है, ये आपके लिए एक मतलब आपको डिसीजन लेना और एनालिसिस करना है। मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, मेमोरेंडम के ट्रस्ट में जो इनकॉर्पोरेशन किया हुआ है उसमें जो ऑफिस बिहेवियर हैं, अगर आपके एक्चुअल में ऑफिस बिहेवियर आपने चेंज हो गए, है ना, आपने ट्रस्ट बनाई, सोसाइटी बनाई, सेक्शन 8 कंपनी बनाई, उसमें ऑफिस बिहेवियर कोई थे, जब आपने एप्लीकेशन बनी जब कोई और थे, ठीक है ना, और आपने वो रजिस्टर नहीं करा रखा तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि क्या आप कोई अगर पब्लिकेशन से रिलेटेड है, कोई न्यूज़पेपर कोई मैगजीन चला रहे हैं तो भी आपको ये रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी, उसकी भी आपको डिक्लेरेशन देनी है। पब्लिकेशन है तो भी उसकी एनेक्सर 5 होता है, उसके आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि हम पब्लिशर नहीं है, हमारा कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन नहीं चला रहे। फिर 3 साल का एक्सपेंडिचर 15 लाख का होना चाहिए। वो एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, एक्टिविटी पे एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, मैनेजमेंट पे कितना आपने एक्सपेंडिचर किया, एडमिन पे कितना करा, उसकी डिटेल भी इन्होंने मांगी थी फर्स्ट क्वेरी में। अटेस्टेड बाय चीफ फंक्शनरी, ये मैंने आपको बता दिया है। जब हमने ये प्रॉपर अच्छी तरह से रिप्लाई जमा कराया तो दूसरी क्वेरी कुछ दिन बाद आती है और उसमें एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट जो आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या था, हमने ये जो सर्टिफिकेट है ये अप्लाई किया था किस हेड में, हम एक कल्चर एक्टिविटी करेंगे, एनजीओ इज कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर। ये हम 4 एक्टिविटी को हमने उनसे डिक्लेयर किया कि हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे। रिपोर्ट भी हुई, सब अच्छी तरह से एनालिसिस किया। तो सेकंड ऑब्जेक्शन में उनका ये आया कि जब उन्होंने डीड पढ़ी और उसमें हमारी एक रिलीजियस एक्टिविटी थी, तो उन्होंने कहा कि आपने 4 में मांगा हुआ है रिलीजियस एक्टिविटी, आपने मेमोरेंडम में एक क्लोज, नंबर ऑफ क्लोजेस थे उसमें से एक क्लोज उठाया और कहा कि भाई आपकी तो रिलीजियस एक्टिविटी है, तो हम कैसे देंगे, आपने तो 4 में मांगा है लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव तो रिलीजियस पे भी है, तो अगर फंड आया और आपने रिलीजियस पे कर दिया तो क्या करेंगे। तो इसका भी हमने फिर सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन देके उन्होंने उसे ऑथेंटिक किया और कहा कि हाँ ये ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने वेट किया कि हमारा हो जाएगा, तो थर्ड क्वेरी हमारे पास आ गई, है ना, और 25/7 में 2 महीने बाद फिर क्वेरी आई, इसमें भी फिर उन्होंने रिलीज एक्टिविटी के ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा और बड़ा लंबा क्लैरिफिकेशन मांगा। जो हमने जवाब दिया था उसका क्लैरिफिकेशन तो हमने दे ही दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रिलीजियस एक्टिविटी पे अटक गए और उसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने हमारे से मांगा। वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें अधिकार है मांगने का और वो देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, देश के अच्छे के लिए काम करते हैं। तो हम कहते हैं 10 बार क्वेरी मांगे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू एंड फेयर तरीके से आप क्वेरी का रेस्पॉन्ड कीजिए, गवर्नमेंट के साथ जो लॉ बने हैं उसके हिसाब से कीजिए, आप गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, 100% करेगी। गवर्नमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि हमें एफसीआर ही नहीं देना, हमें ये नहीं देना, वो नहीं देना, ऐसे ये केवल आपके मिथ्स हैं। तो मेरा पर्पस यही है इस वीडियो को बनाने का। एंड लास्ट क्वेरी आई 18/8 को, 18/8 को क्वेरी आई और उसमें भी उन्होंने 2-3 क्वेरी पूछी, हमने उसका जवाब दिया एंड फाइनली कल हमारा ये अप्रूवल हो गया। क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, मैं भी हैप्पी हूँ। कितनी 6 महीने की जो मेहनत है वो आई। मेरा आपको शेयर करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ये मिथ बिल्कुल हटा दें कि अगर आप इंटरनेशनल फंडिंग ले रहे हैं तो गवर्नमेंट एफसीआरए को मना करती है। गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेगी, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली आपकी इंक्वायरी करेगी। वो एनजीओ जो मिसयूज करते हैं, वो एनजीओ जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जो जेन्युइन एनजीओ है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरी अथॉरिटी हेल्प करती है एक सिस्टमैटिकल वे में। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपका भी एफसीआरए से कोई क्वेश्चन, कोई भी रिलेटिव है, आप मुझे एसएमएस व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी।